JSO 2021 पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 से आज देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 31 टू 45 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस का ही रिपीटेशन है। सेम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का रिपीटेशन है, बस थोड़ा सा डेटा का इधर उधर करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये आपको डेटा दिया हुआ है, x और px दिया हुआ है, k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, तो k फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट इज समेशन ऑफ, जो फाइनल जो समेशन होता है मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो इट मीन्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए प्रोबेबिलिटी को। 2 + 3 5, 5 + 4 9 + 3 12, 12 + 3 15, यानी 15 k का जो समेशन है दैट शुड बी इक्वल टू 1। सो k आपका क्या हो जाएगा 1/15। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके, ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। So 32 है, if mean and mode of the distribution is 32 and 21 then the distribution is straight forward question है। मेरे नोट्स का फाइल है, इसमें स्ट्रेट मैंने ये बॉक्स में बना के लिखा हुआ भी है। अगर मीन मोड से बड़ा है तो स्क्यूनेस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 33, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है वहां पे क्वेश्चन नंबर जो पहले जो क्वेश्चन आया है वहां पे भी ये सेम फॉर्मूला यूज हुआ है। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जनरली जो फॉर्मूला होता है वो 2 इवेंट्स के लिए आता है। तो हमें ये पता है कि जो पी ए कॉमन बी होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। मैंने वहां पे पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी बताया था, बट वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑल्दो वहां भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो वहां पे जो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया था वो था ये ऑप्शन नंबर 2। ये ही फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली चाहे तो याद कर सकते हैं। और याद करना ऑफकोर्स डिफिकल्ट होता है क्योंकि एवरी टाइम तो ऐसा है नहीं कि यही ऐसा क्वेश्चन आएगा। वैसे जनरली या तो कॉमन का आता है या फिर एंड का आएगा, यूनियन वाला आएगा, और 3 के लिए या फिर 2 के लिए। बट फिर भी जो इसका डेरिवेशन है मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे आता है। तो ये जो है इसे हम लिख सकते हैं पी ए कॉमन बी कॉमन सी, यानी कि 2 के करना 2 से ही सॉल्व है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए कॉमन बी एंड ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तो ये हमें फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है इनटू पी ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये इसमें है कि इवेंट्स बी के अकरेंस होने का हम देखते हैं जब ऑलरेडी ए इवेंट अकर्ड है, हो चुका है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर ए आपका क्या है, ए कॉमन बी एंड बी है आपका सी। ठीक है, तो जब इससे आप करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 2 है इसके, ये भी हो सकता है इसका, अगर यहाँ पे होगा ऑलरेडी बी अकर्ड ए अकर्ड बी अकर्ड है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे फॉर्मूला ये हो जाता है। मैं अभी इस केस में ये फर्स्ट वाला अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सी ए कॉमन बी, ओके, एंड पी ऑफ ए, ए यहाँ पर क्या है, ए कॉमन बी, ये ए बी। ठीक है, अभी इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, पी सी, एंड इसको आप ये वाला इसमें चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा पी बी ए इंटू पी ए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी और ए एंड पी। ठीक है, तो ये ओपन करेंगे तो ये यहां से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सो फॉर द अनोवा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो अनोवा का जो है वो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं, उसमें एफ स्टैटिस्टिक्स जो कैलकुलेट करते हैं, जब 2 और 2 से ज्यादा ग्रुप के मीन में डिफरेंसेस होता है तो वहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और जो नल हाइपोथेसिस होता है पॉपुलेशन मीन, उसमें ऑलमोस्ट सबके लिए इक्वल होता है, इसलिए उसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लगते हैं, ये करेक्ट है। और एक भी इक्वल नहीं होता है तो हम वी गो फॉर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो दिस इज आल्सो करेक्ट।
तो ये जो है दैट इज रॉन्ग। फिर अगर आपको जैसे यहाँ पर ये पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली ये जो है वो क्या रेंज है, तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड को डिस्कार्ड करके भी ये आंसर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरली आता है 0 to इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बट मैंने नोट्स में इसका फॉर्मूला लिख दिया था और सरप्राइजिंगली ये क्वेश्चन आ गया। सो इफ द फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ डेसाइल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है आपका जो है आपका ये है D1 है 3 एंड D5 है आपका 10 एंड D9 इज 16। ओके, सो कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ नोट्स में मैंने ये दिया हुआ था, परसेंटाइल और डेसाइल दोनों के फॉर्म में फॉर्मूला दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो ये परसेंटाइल है उसी को डी में ही चेंज करना था। तो डी के केस में डेसाइल में 1 to 10 होता है, तो 9 की जगह आ जाएगा 10 की जगह आ जाएगा 1 और 90 की जगह आ जाएगा 9। तो ये एक्चुअली जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली जो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस होता है, एक रिलेटिव स्क्यूनेस होता है, तो एब्सोल्यूट के केस में ओनली P90 माइनस 2P50 प्लस P10 और डेसाइल के केस में D90 माइनस 2D10 D5 प्लस D1 आता है। बट वो फॉर्मूला यूज नहीं होता है, फॉर्मूला यूज होता है यही। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज वहां करना है चाहे यहाँ कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा D9 माइनस 2D5 प्लस D1 अपॉन D9 माइनस D1। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू D5 यानी कि 20 प्लस D1, D1 इज 3 एंड D9 माइनस D1, 16 माइनस 3 इज 13। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 20 इज माइनस 1 अपॉन 13 इज 6. Which of the following is an example of using a sample to make inference about a population? ठीक है, तो पूरा पॉपुलेशन का काउंट नहीं कर रहे हैं हम, उससे पहले आइडिया लेने के लिए कि क्या रह सकता है, हम इन्फ्लुएंसेस गेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सैंपल लिया और उससे फिर हम गेस कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो असेंबली इलेक्शन, सेंसस और ये वनडे मैच, ये सब तो रियल में होगा आप मीडिया के थ्रू प्री इलेक्शन पोल, दिस कुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन आर 2, 8, 14। ठीक है, यानी कि ये भी मेरे नोट्स में मैंने सॉल्व किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। फॉर्मूले भी पूरा डिटेल में क्यों कैसे आते हैं, रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट पूरा डिराइव करके दिया हुआ है। μ1 डैश है आपका 2, μ2 डैश है आपका 8 एंड μ3 डैश है आपका 14। ठीक है एंड कार्ल पियर्सन्स गामा कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो इसका फॉर्मूला जो है गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ β1 एंड β1 होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2q और ये आपके फॉर्मूले हैं मोमेंट्स के। these are the formulas. okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गामा कोफिशिएंट है, तो गामा के लिए गामा इज अंडर रूट ऑफ बीटा, तो एंड बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें अब पता होना चाहिए μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ओके, सो ये तो बट सेंट्रल मोमेंट है, ये रॉ मोमेंट्स हैं, तो हमें पहले μ3 एंड μ2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो μ3 हमारा क्या होता है, μ3 इज सॉरी हाँ μ2 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो μ2 इज μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर एंड आपका μ3 होता है, मैं भी फॉर्मूला भूल गई हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है μ3 डैश माइनस 3 μ2 μ1 प्लस 2 μ1 का होल क्यूब। तो ये होता है μ2 डैश माइनस 3 μ2 μ1 प्लस 2 μ1 डैश का होल क्यूब। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर लीजिए।
तो μ2 आपका हो जाएगा μ2 डैश यानी कि 8 माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर इज 4 यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी μ3 डैश है तो ये हो जाएगा 14 माइनस μ2 μ1 यानी 8 टू 16 8 दूनी 16 16 थी 48 14 माइनस 48 μ1 यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 8 टू 16 ओके तो ये हो गया प्लस ठीक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 18 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल क्यूब यानी कि 4 का होल क्यूब यानी कि 64 तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहीं कैलकुलेट कर लीजिएगा अंडर रूट में रखने से मतलब नहीं है ये 8 समवेयर आएगा 81/16 तो ये अंडर रूट करेंगे जब इसका गामा निकालेंगे तो 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर ये होता है 4 का स्क्वायर तो 9/4 इज योर करेक्ट आंसर एंड 9/4 को जब आप डिवीजन करेंगे तो 2.25 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 38 है पहले आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा सेम डेटा है वहां पर 6 और 9 लिखा हुआ था और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 और 4 था ठीक है यहाँ पे 3 और वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 4 था यहाँ पर 3 3 दिया हुआ है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो 2 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे नोट्स में मैंने दिया हुआ था ये आपको बताया था ठीक है तो सिंपल कुछ नहीं करना है मैं बस यहाँ पर डेटा लिख के दे रही हूँ आप जो प्रीवियस वीडियो है उसमें से देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो n1 है दिस इज योर n1 दिस इज योर n2 ठीक है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज सिग्मा 1 दिस इज सिग्मा 2 एंड मीन है यानी कि x1 बार है आपका 3 एंड x2 बार है आपका 3 दोनों 3 है तो आप सबसे पहले क्या करोगे कंबाइंड मीन निकालोगे x1 2 का बार निकालोगे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 3 एंड फिर उसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे उसके लिए आपको d1 एंड d2 की जरूरत पड़ती है d1 इज x12 का होल बार माइनस x1 बार d2 इज x12 का होल बार माइनस x2 बार दोनों ही इस केस में 3 3 है कैलकुलेट करोगे ये भी 3 है तो ये सब 0 आ जाएंगे इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 तो जब सिग्मा 1 2 आप सॉल्व करोगे ठीक है तो ये आपका आएगा इस तरीके से 81 प्लस 96 अपॉन 50 तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 177 अपॉन 50 मैं फॉर्मूला भी लिख ही देती हूँ मे बी जिन बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है ठीक है तो ये होगा अंडर रूट ऑफ n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 ठीक है ये आपका फॉर्मूला है। एक ही क्वेश्चन पेपर में वापस वही डेटा भी सेम है बस उसको रिवर्स कर दिया है सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग ऑल्सो जिन्हें आता होगा उनके अच्छे से 2 क्वेश्चन के मार्क्स इजी वे में कैलकुलेट आ गए होंगे। सिमिलर ये भी क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो है क्वेश्चन नंबर 28 सेम था क्वेश्चन नंबर 21 में 28 में क्या था यहाँ पर ये जो px था वो सेम ही है सॉरी -101 की जगह यहाँ पर था 024 ठीक है जिन्होंने भी देखा होगा तो पता होगा वहां पे भी मैंने ये एक्सपेक्टेंस से जो है वो कैलकुलेट होता है तो e ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 और px से होगा तो ये होता है समेशन ऑफ सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू px ठीक है तो अभी आपको यहाँ पर थर्ड फैक्टोरियल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2 प्लस e ऑफ x3 वैल्यूज पुट करते जाइए तो फर्स्ट -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब इज -1 -1 का स्क्वायर इज +1 +1 इंटू 3 इज -3 एंड -1 इंटू 2 इज -2 ओके एंड px यहाँ पर क्या है 0.3 प्लस ex2 यहाँ पर क्योंकि 0 है ठीक है तो यहाँ पर 0 0 पुट करोगे 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा ex3 कैलकुलेट करेंगे उसके लिए 1 के लिए ठीक है तो 1 का क्यूब इज 1 -3 प्लस 2 इंटू पी क्या है 0.2 मैंने वहां पे भी पूरा सॉल्व किया था आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आएगा -1.8 ये भी सिमिलर क्वेश्चन मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 40 भी सिमिलर जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 37, उसका ही हाफ पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 40 में खाली आपको कार्ल पियर्सन्स बीटा कोफिशिएंट बीटा ही कैलकुलेट करना है, गामा नहीं कैलकुलेट करना। तो बीटा हमें पता है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 क्या होल क्यू, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है। आपको क्या दिया हुआ है, μ1 डैश यानी कि 1, μ2 डैश यानी कि 6 एंड μ3 डैश दैट इज 15। ओके, तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या करना होगा, μ2 कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो μ2 जो होता है वो होता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5, एंड μ3 जो होता है आपका μ3 डैश यानी कि 15 माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश यानी कि 3 6 18 प्लस 2 μ1 का होल क्यू, μ1 यहाँ पर 1 है तो ये 2 ही हो जाएगा, तो 18 माइनस 17 तो ये -1 आ जाएगा। वैल्यूज रख लीजिए, -1 अपॉन μ2 का स्क्वायर, μ2 का होल क्यूब, तो 5 का क्यूब इज 125। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। सो 41 क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। द फेयर डाइस इज रोल्ड 15 टाइम्स, एक ही डाइस को रोल किया हुआ है और उसकी फेस वैल्यू दी हुई है जो नोट कर ली है। ठीक है, ओके, तो द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन डाइस इज रोल्ड। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो एक्चुअल में करंट जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से ज्यादा क्या है, 5 और 6, फेस वैल्यू 5 और 6, इससे पहले तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनकी जो वैल्यू है कितनी बार है उनसे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इनसे। तो 5 और 6 कितनी बार है, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो जितने भी आए हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो आए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो सैंपल स्पेस है। तो 5 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स, प्लस 6 कितनी बार आया, 1 टाइम, अपॉन टोटल कितना है 15 टाइम्स, 15 बार रोल किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6/15 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ओके, 2/5 इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 225 is drawn from the population of mean mu and standard deviation। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 225 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ मीन। पॉपुलेशन मीन ये है, द सैंपल मीन फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ म्यू, पॉपुलेशन मीन और सिग्मा कैलकुलेट क्या करना है। तो उस केस में जो सैंपल मीन जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये तो आएगा 100 ही आएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 100 नहीं होगा। उसे उसका जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड आगे भी इस साल भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू रूट एन। तो सिग्मा हमें दिया है 4/3 इंटू अंडर रूट ऑफ एन, तो अंडर रूट ऑफ एन यानी कि अंडर रूट ऑफ 225, तो ये हो जाएगा 225 इज 15 का स्क्वायर, सो 4/3 इंटू 15, 3 पंजे 15, तो 5 चौका 20 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो एसएससी में जो टियर 2 का जो पेपर 1 कंपलसरी किया है वहां पे भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है। ये मोड कैलकुलेट करना है, तो ये भी डायरेक्टली अगर आप देखेंगे मोड का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, डाला हुआ है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ऑल्दो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो क्वेश्चंस नहीं जनरली इस पे पूछे जाते, बट मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, वहाँ जहाँ पर जो L है दैट इज योर लोअर लिमिट, H जो होता है वो क्लास इंटरवल का जो गैप होता है वो, F1 जो करंट जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 उससे पहले वाले की और F2 उसके बाद वाले की। सो दिस इज योर फॉर्मूला, एंड
तो बस वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में, ग्रुप डेटा सेट के केस में जो मोड होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जिस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर इज 4, तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो भी दिस वन 5 to 7। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला। सो मोड आपका हो जाएगा L plus H F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2। ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। बच्चे कंफ्यूजन कहाँ करते हैं, L निकालेंगे, H निकालेंगे, F0, F1 और F2 में। अगर फॉर्मूला पहली बार तो फॉर्मूला याद नहीं रहता, याद रहता है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो 5 और 7 है, तो जो लोअर लिमिट है दैट इज 5। H जो है गैप 7 minus 5 इज 2। ठीक है, F1 यानी कि इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, तो वो है यहाँ पर 4। ठीक है, 4 माइनस F0 उससे पहले वाले की कितनी है, 0 मतलब पहले आया होगा, और 2 यानी नंबर 2 है। ठीक है, 0 1 2, अगर ये मैं हूं तो मेरे से पहले वाला F0 कम वाला ये होगा, ज्यादा वाला ये होगा, इधर जाना है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, 2 इंटू F1 2 चौका 8 माइनस F0 एंड माइनस F2 भी, सॉरी F2 ये नहीं है, F2 ये है 2। ओके, माइनस 2, तो 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, 8 माइनस 3 इज 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 अपॉन 5। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 प्लस 1.2 यानी कि हो जाएगा 6.20। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइंड ही होता है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी वही हैं, प्रैक्टिस भी आप करते हो, आपको फॉर्मूलाज भी आते हैं, लेकिन कई बार आपका जो दिमाग है किस टाइम कैसे काम कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार आते हुए भी हम गलत कर देते हैं क्योंकि उस टाइम चीजें क्लिक ही नहीं करती हैं। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड कब होगा, जब आपका माइंड कूल और काम होगा, बिना टेंशन के आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। बहुत ही अच्छे से मैंने जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वहां पे ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। टेम्पोरल इज टाइम से रिलेटेड जो भी होता है तो वो होता ही है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल यानी कि ज्योग्राफी यानी कि जगह के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है डेटा का उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी के बेस पर। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 है आपका last question of this video. If the population skewness of the observation is this, then the population skewness of the observation will be। question number 45 is similar to question number 34। वहां पे जो है ये कर्टिसिस के लिए दिया हुआ है, और ये वाला जो डेटा है वो यहाँ है, और ये वाला जो डेटा है वो इसकी जगह है, यहाँ पर है। डेटा में क्या होता है कि हाफ यहाँ पे डबल हो रहा है, वहां पे हाफ हो रहा था, तो मल्टीप्लाई एवरी वैल्यू इन द डेटा सेट बाई a constant factor will result in the same skewness as the mean standard deviation from the mean will be multiplied by the same constant function। तो यहाँ पे skewness के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कांस्टेंट है हर उसमें, तो दैट विल बी ये जो सेम ही रहेगा, 0.233 ही रहेगा जैसा वहां पे कर्टिसिस में रहा था। आगे के क्वेश्चन कल देखेंगे। थैंक यू, सी यू सून।